हेलो फ्रेंड्स। चलिए आपके लिए एक नया सब्जेक्ट हम आपके साथ डिस्कस करेंगे यहां पर। उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने करा लिया है। फ्यूचर में प्लानिंग है, आप बनने वाले हैं सीएमए। और सीएमए ऑन स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है। सीएमए फुल फॉर्म क्या है सीएमए की? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। कॉस्ट अकाउंटेंट भी कहा जा सकता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अच्छा, मैनेजमेंट और कॉस्ट दो वर्ड हैं। कॉस्ट अकाउंटेंट यानी कॉस्ट से रिलेटेड अकाउंटिंग कैसे की जाएगी वो हमारे सिलेबस में है, हम यहां पर सीखेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटेंट, अब मैनेजमेंट अकाउंटेंट का मतलब क्या है? देखिए, ना सिर्फ कोई अकाउंटिंग करना, ना सिर्फ कोई अकाउंटिंग करना, मैनेजमेंट का काम क्या है? जो भी रिकॉर्ड्स हैं हमारे कंपनी का, जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए किस तरह का डेटा प्रिपेयर किया जाए, क्या टेक्निक्स लगाई जाएं, क्या कॉन्सेप्ट्स लगाए जाएं जिससे कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को मीट किया जा सके, वो मैनेजमेंट लेवल का काम है। और मैनेजमेंट अकाउंटेंट में सिर्फ कॉस्टिंग ही कवर नहीं होती, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी कवर हो जाएगी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग सब कवर हो जाता है। बहुत वाइड टर्म है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। चलिए यहां पर हम डिस्कस करेंगे सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इंस्टीट्यूट सीएमए की डिग्री आपको देगा कुछ स्टेजेस पार करने के बाद, लेकिन ये जो हमारा सब्जेक्ट है कॉस्ट, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, आपका फ्यूचर में जो कोर एरिया होने वाला है वो कॉस्ट से रिलेटेड होने वाला है। और क्योंकि इंस्टीट्यूट आपको डिग्री ही कॉस्ट अकाउंटेंट की देगा, तो इसलिए इंस्टीट्यूट ने कॉस्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट, कॉस्ट से रिलेटेड सिलेबस आपके हर स्टेज पर, आपके हर ग्रुप में डाल रखा है। यानी आप समझें कि सिर्फ कॉस्टिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट आपको अलग 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 ग्रुप में बार बार पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, यानी ये एक सब्जेक्ट आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। डिग्री आपको कॉस्ट अकाउंटेंट की मिलेगी और फ्यूचर में कंपनी जिस तरह के डिसीजंस आपसे एक्सपेक्ट करती है वो आपको यहां पर सिखाए जाएंगे। अच्छा, मैं आपको दिखा भी देता हूं। देखिए, ये एक कॉस्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट आपको कितनी बार और किस किस लेवल पर किस किस नाम से पढ़ना पड़ेगा। देखिए जरा, ये देखें, सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। यहां पर हम सिर्फ कॉस्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ग्रुप 1 100 मार्क्स का पेपर होगा। अच्छा, 100 मार्क्स का पेपर होगा। पेपर का नाम क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग। 100 मार्क्स पढ़ना है। वर्ड्स ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुझे आपसे पहले यही डिस्कस करना है कि ये अलग अलग लेवल इंस्टीट्यूट ने बनाए कैसे हैं। कॉस्ट से रिलेटेड सिलेबस को इंस्टीट्यूट ने ये 4 पार्ट्स में डिवाइड कैसे किया है। यहां पर वर्ड आया कॉस्ट अकाउंटिंग। ग्रुप 2 देखना जरा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एक वर्ड और ऐड हो गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, लेकिन चल अभी भी अकाउंटिंग ही रही है। ग्रुप 1 में कॉस्ट अकाउंटिंग, ग्रुप 2 में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यहां पर भी अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। ग्रुप 3 अब अकाउंटिंग नहीं है। देखो जरा, ग्रुप 3 में स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट 100 मार्क्स। सर ग्रुप 2 में आपने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात तो की, लेकिन बीच में तो प्लस भी लगा रखा है। बच्चे, जो ग्रुप 2 का सिलेबस है इसमें कॉस्ट 50 मार्क्स का है। सर पेपर तो 100 मार्क्स का होता है। इस 50 मार्क्स के पेपर के साथ एक दूसरा सब्जेक्ट भी इंस्टीट्यूट ने ऐड किया हुआ है 50 मार्क्स में, जो आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यानी ग्रुप 2 में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 50 मार्क्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट 50 मार्क्स,
इस तरह से ऐड करके 100 मार्क्स का पेपर आपका बना रखा है। ठीक है। ग्रुप 3 हमने कहा स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। अब यहां पर कॉस्ट मैनेजमेंट की बात करेंगे, वो भी स्ट्रेटेजी बनाते हुए। अब यहां पर कोई वर्ड अकाउंटिंग जैसा आपको नहीं मिलेगा। मैं इस बात पर अभी आऊंगा कि अकाउंटिंग से मतलब क्या है और कॉस्ट मैनेजमेंट से मतलब क्या है, अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। फिर देन ग्रुप 4 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। सर ये ऑडिट क्या है? कंपनी ने जिन कंपनीज को भी कॉस्ट से रिलेटेड रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करने होते हैं, उन कंपनीज ने वो सारे रिकॉर्ड्स, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉस्टिंग टेक्निक्स, उनको प्रॉपर फॉलो करते हुए मेंटेन किए हैं या नहीं, तो ये चेकिंग करना, ऑडिट करना कहलाता है। ठीक है। वो ऑडिट का काम, चेक करने का काम, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। यानी आपसे मैं ये कहूं कि ये जो पहले ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3, ये तीनों सब्जेक्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फ्यूचर में। चलिए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। तो ऑडिट में सिर्फ चेक करने का काम है, 100 मार्क्स का पेपर है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको पूरे डिटेल में वहां पर पढ़ने को मिलेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। लेकिन इन सभी चीजों को पढ़ने के लिए जो बेस तैयार होगा वो होगा आज और अभी से। यह अकाउंटिंग का मतलब क्या है, बात को समझना जरा। अकाउंटिंग यानी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, जैसा कि आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बचपन से करते आ रहे हैं। ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना यानी कॉस्ट अकाउंटिंग। यहां पर ग्रुप 1, ग्रुप 2 की मैं अगर बात करूं तो सिलेबस इतना इजी होगा, आप क्वेश्चन बनाओगे, सोल्व करोगे, आपके मार्क्स आएंगे और इजीली आप इंटरमीडिएट लेवल को पास आउट कर जाओगे। इंटरमीडिएट लेवल को, लेकिन क्योंकि ग्रुप 3 में हमारा सिलेबस क्या है, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। यहां पर कोई अकाउंटिंग नहीं करनी है, यहां पर कोई अकाउंटिंग नहीं करनी है। अच्छा, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट ग्रुप 3 की बात कर रहा हूं। सर अभी तो हम ग्रुप 1 में हैं। बेटा ये सिलेबस मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको पढ़ना तो है ना ग्रुप 3। और जब तक उसके लिए आपको आज क्या ध्यान रखना पड़ेगा वो तो आज से ही डिस्कस करना पड़ेगा ना मुझे आपके साथ। मेरी बात को ध्यान से सुनते रहिए बस। अभी स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, देखिए ग्रुप 1 की हम बात करें या ग्रुप 2 की हम बात करें, यहां पर क्वेश्चन बनाकर काम बड़े आसानी से चलता है। क्वेश्चन बनाकर मतलब एग्जाम में आपसे इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछेगा, वो क्वेश्चन बनाने कैसे करने हैं, कैसे सोल्व करने हैं, मैं आपको सिखा दूंगा। आप एग्जाम में जाकर क्वेश्चन बनाओगे, इजीली पास हो जाओगे, इजीली पास हो जाओगे। क्यों? क्योंकि यहां पर जो सिलेबस है ना, मैं 2 क्वेश्चन आपको, फॉर एग्जाम्पल 2 क्वेश्चन आपको क्लास में कराऊंगा, वैसे ही 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा। आप होमवर्क में जाकर क्वेश्चन बनाओगे, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बन जाएगा, इजीली पास हो जाओगे। ग्रुप 3 में ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर हर एक क्वेश्चन पहले जैसा क्वेश्चन होगा ही नहीं। हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक डिफरेंट क्वेश्चन होगा। कैसे डिफरेंट होगा? एक कंपनी है, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए उसके पास 5 डिफरेंट प्रपोजल्स हैं। ध्यान से सुनना, फ्यूचर में उसके सामने 5 डिफरेंट प्रपोजल्स हैं और कंपनी के रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से इन 5 प्रपोजल्स को एक साथ एक्सेप्ट करके एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। तो इन 5 में से कोई एक प्रपोजल कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है। अब ये आपसे पूछा जाएगा कि इन 5 प्रपोजल्स में से कौन सा प्रपोजल कंपनी एक्सेप्ट करे जो कि फ्यूचर में कंपनी के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। अब आप सोचो फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में कौन सा प्रपोजल कंपनी के लिए सबसे मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रपोजल होगा, ये आपने आज रिकमेंड करना है कंपनी को। ये एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, कोई दूसरी कंपनी है, उसके सामने अलग तरह के 5 प्रपोजल्स हैं। अच्छा, वो 5 प्रपोजल्स कौन से होंगे और वो 5 प्रपोजल्स कौन से होंगे, ये तो डिफरेंट है। ये तो प्रैक्टिकल लाइफ है।
इसलिए हम कहते हैं इसे केस स्टडीज, यानी केस स्टडी बेसिस ग्रुप 3 में आपका सिलेबस होता है। हर क्वेश्चन अपने आप में एक डिफरेंट क्वेश्चन होगा, और आप ये कहें कि हम सर 1000 क्वेश्चन बनाकर भी ये सिलेबस कंप्लीट कर जाएंगे या क्लियर कर जाएंगे, तो ऐसी कोई जरूरी कंडीशन नहीं है। तो सर फिर क्या होगा, वही आपसे डिस्कस कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। इंटर लेवल पर क्वेश्चन बनाकर काम चल जाएगा, फाइनल लेवल पर सिर्फ कॉन्सेप्ट ही काम आएंगे, कॉन्सेप्ट काम आएंगे, और उन कॉन्सेप्ट की स्टार्टिंग आज से ग्रुप 1 से इंस्टीट्यूट कराना स्टार्ट कर देगा। और प्रॉब्लम यह है, आप देखना नेक्स्ट क्लास में ग्रुप 1 के सिलेबस में मैं आपको मेटेरियल का चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा, डिटेल्ड में कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, फिर क्वेश्चन बनाऊंगा, आपको होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा, और जैसे ही आप 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में जाकर घर पे बनाओगे, आपको लगेगा ये तो समझ आ गया, क्वेश्चन तो समझ आ गया, कॉन्सेप्ट इग्नोर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो कॉन्सेप्ट हम यहां से डिटेल्ड में डिस्कस करते हुए चलेंगे, वो आगे जाके फ्यूचर में आपको फाइनल लेवल पर हेल्प करेंगे। फ्यूचर में जाकर जब प्रैक्टिकल लाइफ में आप कंपनी को कोई एडवाइस करेंगे, रिकमेंडेशन देंगे, वहां पर आपको हेल्प करेंगे। क्वेश्चन बनाने का काम क्या होगा, क्वेश्चन में सिर्फ आप पेपर पास कर पाओगे, और वो भी सिर्फ इंटर लेवल के। तो इसलिए हमें फ्यूचर में क्या करना है, उसको आज ही से ध्यान में रखते हुए क्यों क्वेश्चन पर काम करें, कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं ना। देखिए मेरा मानना है कि कॉन्सेप्ट एक ऐसी की है जिससे आप हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आप क्वेश्चन पर काम करने लग गए तो सिर्फ आप वही क्वेश्चन कर पाएंगे एग्जाम में जैसा क्वेश्चन क्लास में आपको करा दिया गया हो। अगर थोड़ा सा भी ट्रिकी या थोड़ा सा भी इंस्टीट्यूट क्वेश्चन में चेंज करेगा, आपसे फिर क्वेश्चन नहीं होने वाला। और अगर कॉन्सेप्ट पर काम करोगे तो आप सभी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बना पाओगे। आप चेक देखते नहीं हो क्या, मैं एग्जांपल लूं अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो आज की डेट में बच्चों से जहां जितना भी डिस्कशन होता है, उनका कहना यही है कि सर बैलेंस शीट टैली होती नहीं, करानी पड़ती है। एग्जाम में बैलेंस शीट टैली होती नहीं है, बस जबरदस्ती कहीं ना कहीं से करानी पड़ती है। आपने कभी इस बारे में ध्यान से सोचा कि ऐसा क्यों है? अगर एग्जाम में बैलेंस शीट बनाने का क्वेश्चन आया है और उसमें सारी एडजस्टमेंट बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी कि क्लास में आपको क्वेश्चन में करा दी गई हैं, तो आप क्वेश्चन कर लोगे। और अगर इंस्टीट्यूट ने एक भी एडजस्टमेंट डिफरेंट और नई तरह की बनाकर पूछ ली, अब बैलेंस शीट टैली नहीं होनी। अगर ऐसा आपके साथ भी है तो ये समझ लेना आपने सीखा नहीं, रटा है। आप सिर्फ वही क्वेश्चन, सिर्फ वही ट्रीटमेंट कर सकते हैं जो आपको रटा दिए गए हैं, कोई भी नया ट्रीटमेंट आप नहीं कर सकते हैं। तो आप सीख नहीं रहे हैं, आप रट रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं। एक बात जरा सोच कर बताइए, बचपन में आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग 11th क्लास से स्टार्ट करा दी गई थी, और जब स्टार्ट कराई जाती है तो इनिशियल लेवल पर आपको सबसे पहले सिखाई जाती है जर्नल एंट्रीज। और जर्नल एंट्री में इनिशियल लेवल पर ही आपको यह बताया जाता है कि जो एक अमाउंट किसी एक अकाउंट में डेबिट होगा, वही सेम अमाउंट किसी दूसरे अकाउंट में क्रेडिट भी होगा। जर्नल एंट्री डालते समय ये करते हो ना आप, सेम अमाउंट को एक अकाउंट में डेबिट करते हो टू, फिर सेम अमाउंट को किसी दूसरे अकाउंट में क्रेडिट करते हो। इसीलिए तो इसे डबल एंट्री बुक कीपिंग का नाम दिया जाता है, डबल एंट्री बुक कीपिंग। आप एक बात बताइए, जब जनरल एंट्री में आपको 11th क्लास में ही इतनी बात बता दी गई थी, तो बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट की एसेट साइड सारे डेबिट बैलेंसेस का टोटल है, और लायबिलिटीज साइड सारे क्रेडिट बैलेंसेस का टोटल है। और आप जनरल एंट्री डालते आ रहे हैं सेम अमाउंट डेबिट सेम अमाउंट क्रेडिट, तो फिर बैलेंस शीट टैली ना होने का रीजन आपकी समझ में आए तो मुझे भी समझाओ जरा, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आता। जब आप अकाउंटिंग इस लेवल पर डबल एंट्री बुक कीपिंग के अकॉर्डिंग करते आ रहे हैं, जब डेबिट सेम अमाउंट हो रहा है, क्रेडिट सेम अमाउंट हो रहा है, तो बैलेंस शीट और है ही क्या? डेबिट और क्रेडिट एट द एंड ऑफ द ईयर, डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस का टोटल ही तो है एक पर्टिकुलर डेट पर।
फिर टैली ना होने का क्या रीजन है, मैं बताता हूं वो रीजन क्या है। आप जब एक चैप्टर पढ़ते हैं उसका ट्रीटमेंट अलग तरह से रखते हैं, दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं तो अलग तरह से, तीसरा चैप्टर पढ़ते हैं अलग तरह से, चौथा चैप्टर पढ़ते हैं अलग तरह से। मेरी बात मानकर देखना एक बार, कोई भी अकाउंटिंग का चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, अगर आप उस चैप्टर में जर्नल एंट्री डालना जानते हैं, आपकी कभी कोई बैलेंस शीट ऐसी नहीं हो सकती जो टैली ना हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सर पार्टनरशिप है, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट बनेगा, करते हो ना, डिसोल्यूशन है तो रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, डट रहे हो आप, क्यों बनेगा? डबल एंट्री, जर्नल एंट्री, अगर आप जर्नल एंट्री का इफेक्ट जानते हैं, आपको कहीं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सर आप हमें कॉस्ट अकाउंटिंग सिखाने वाले हैं या फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिखाने वाले हैं, ये मैं क्यों इतना डिस्कशन कर रहा हूं आपके साथ, समझो मेरी बात को। आज आप ये चाहें कि आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऐसी हो जाए कि आप हर बैलेंस शीट को फर्स्ट टाइम में ही टैली करा दें, तो आपको क्या लगता है ऐसे चुटकी बजाने का काम है क्या? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत किस चीज पर करनी पड़ेगी? उस बेसिक नॉलेज पर जो आपको 11th क्लास से दी गई थी, वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, दोबारा से वहां से फोकस रखना पड़ेगा कि हाँ कैसे हमारी बैलेंस शीट टैली नहीं होती है। बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि आप आज 11th लेवल को बहुत पीछे छोड़कर आ चुके हैं। सर आप तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, अब हम आते हैं अपने इस सब्जेक्ट पर। यह सब्जेक्ट बच्चे आपके लिए आज बिल्कुल नया है। आज तक आपने इस सब्जेक्ट को, मैं तो मानता हूं कि देखा ही नहीं है, यानी आज से आपको इसकी बेसिक नॉलेज मिलने वाली है। और अगर आपने आज इसकी बेसिक पर अपनी कमांड बना ली, तो फ्यूचर में ग्रुप 3, ग्रुप 4 कहीं पर भी कॉस्ट से रिलेटेड कोई भी डिसीजन आपको देना हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यानी आज आप इसके इनिशियल लेवल पर खड़े हैं, तो बेसिक पर ही कमांड बनाना हमारा मेन मोटिव होना चाहिए। और अगर बेसिक पर कमांड नहीं बनी, तो फाइनल में जाकर फिर कॉस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस में पेपर में आपके साथ वही होने वाला है जैसा आज फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर में बैलेंस शीट बनाते समय होता है। ध्यान रखिएगा बेटा, मैं बार बार कह रहा हूं, हम आगे नेक्स्ट क्लास से जब मेनली सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको क्वेश्चन कराने लगूंगा, लेकिन क्वेश्चन से पहले आपको डिटेल्ड कॉन्सेप्ट डिस्कस करके दूंगा। उस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखना, उस कॉन्सेप्ट पर हमेशा काम करना। कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होंगे, आप हर तरह का क्वेश्चन बना पाओगे, और ये कॉन्सेप्ट आपको फ्यूचर में जाकर काम भी आएंगे, और हर तरह के क्वेश्चन के लिए आपके लिए ये हेल्पफुल रहेंगे। अगर सिर्फ आप क्वेश्चंस पर काम करोगे तो सिर्फ उसी तरह के क्वेश्चन बना पाओगे जिस तरह के आपको क्लास में करा दिए गए हैं। इंस्टीट्यूट क्वेश्चन चेंज करेगा और करता है, आपको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। ध्यान रहेगी ये बात। तो मेरा मानना है कॉन्सेप्ट पर आपका मेन फोकस होना चाहिए। ये बात तो ठीक है, लेकिन सर अब हम क्या करें, हमने तो ग्रुप 1 का कंप्लीट भी कर लिया, हमें तो ग्रुप 2 स्टार्ट करना है। चलिए ग्रुप 2 के सिलेबस पर चलते हैं। ग्रुप 2 के सिलेबस पर आ जाइए। ये देखिएगा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिलेबस। आपको पता है यूनिट, देखिए जरा सिलेबस किस तरह से लिखा है, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज, मार्क्स। यूनिट वाइज यानी इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में जो सिलेबस दिया गया है वो यूनिट वाइज दिया जाता है, हमने उसे टॉपिक वाइज यहां पर डिवाइड कर दिया है। यानी हम जो सीक्वेंस फॉलो करेंगे, या बुक जो आपको दी गई है उस बुक में जो सिलेबस है वो किस नाम से दिया गया है, किस टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है, वो हमने यहां पर लिखा हुआ है। ये आपको पहले से पता है कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये 50 मार्क्स का सिलेबस है आपका। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये भी 50 मार्क्स का सिलेबस है आपका। ध्यान रखने वाली बात, बेसिक कॉन्सेप्ट्स यानी जो कॉस्ट के नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपने ग्रुप 1 में भी डिस्कस किए होंगे कि कॉस्ट क्या है, कॉस्ट का क्लासिफिकेशन वगैरह वगैरह। लर्निंग कर्व, ट्रांसफर प्राइसिंग, बजटरी कंट्रोल, मार्जिनल स्टैंडर्ड, ध्यान से सुन लेना। बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बुक से ही पढ़ना है,
उसमें कुछ नया है नहीं, आप ग्रुप 1 में पहले भी पढ़ चुके हैं। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एंड इंटरफर्म कंपैरिजन, ये बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और इसके लिए कोई अलग से रिकॉर्डिंग नहीं है। वो इन्हीं मेरे ख्याल से मार्जिनल कॉस्टिंग या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की जो लास्ट क्लास है, उसमें से लास्ट लेक्चर में मैंने ये यूनिफॉर्म कॉस्टिंग और इंटरफर्म कंपैरिजन वहीं पर कवर कर लिया है। यानी आपको रिकॉर्डिंग में, वीडियो क्लासेस में अलग से इसका कोई फोल्डर नहीं मिलेगा। ये चैप्टर हमने ऊपर ही किसी एक चैप्टर में ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो अल्टीमेटली आपके पास ये चैप्टर क्या रह गए? ये 5 चैप्टर्स रह गए। लर्निंग कर्व, ट्रांसफर प्राइसिंग, बजटरी कंट्रोल, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, 5 चैप्टर और 50 मार्क्स। 5 चैप्टर की वेटेज 50 मार्क्स की है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ऑन एन एवरेज हम बात करें तो हर चैप्टर 10 मार्क्स की वेटेज रखता है। आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं, ध्यान रहेगी ये बात। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सर ये भी 50 मार्क्स का सिलेबस है, इसमें तो चैप्टर ज्यादा हैं। चैप्टर्स ज्यादा हैं, ये बात ठीक है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर कौन से हैं वो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, जरा ध्यान देना। नंबर 1 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर में कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सेकंड कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड रेशो एनालिसिस। 4 टॉपिक्स, 4 चैप्टर्स। क्या क्या बताया मैंने? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड रेशो एनालिसिस। 50 मार्क्स में से ऑन एन एवरेज ये 4 चैप्टर लगभग 32 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। आप समझें, 50 में से 32, और ये मिनिमम बता रहा हूं मैं, ये 32 मार्क्स से ज्यादा के भी आ सकते हैं, 36 मार्क्स के भी हो सकते हैं, 40 मार्क्स के भी हो सकते हैं। सर फिर बाकी चैप्टर्स में से ऐसा होता है, किसी अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट कोई चैप्टर से पूछ लेता है, किसी अटेम्प्ट में किसी चैप्टर से पूछ लेता है, लेकिन ये जो 4 चैप्टर्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब आप समझो, ऊपर 5 टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के 50 मार्क्स के, और नीचे मैंने आपको बता दिए 4 टॉपिक्स लगभग 35 मार्क्स के। वैसे 32 तो मिनिमम है, तो आपका पेपर तो बहुत इजीली यहीं पर पास आउट हो जाएगा। ध्यान रहेगी बात। तो ये ध्यान रखिएगा, जब आप सिलेबस देखेंगे तो आपने बुक में जो दे रखा है वो सीक्वेंस फॉलो नहीं करना है। यहां पर बुक का सीक्वेंस फॉलो ना करके जो सीक्वेंस मैंने आपको यहां पर दिया है वो सीक्वेंस फॉलो करना है। यानी पहले आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ये सीक्वेंस फॉलो करते हुए, ध्यान रहेगी बात। फिर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंप्लीट करेंगे, ये वाला सीक्वेंस फॉलो करते हुए। ये वाला सीक्वेंस आपने फॉलो करना है। वीडियो को रोकिए, ये सिलेबस कॉपी कीजिए। वीडियो को रोकिए, ये सिलेबस कॉपी कीजिए। आज की क्लास में हम यहीं तक रखेंगे। सिर्फ आपको मुझे ये सीक्वेंस बताना था कि आपने कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, और नेक्स्ट क्लास में हम अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। कौन से चैप्टर से बताओ जरा देखकर? लर्निंग कर्व से। लर्निंग कर्व से हम नेक्स्ट क्लास में मिलने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।